So students, today we are starting a new topic, टॉर्क. टॉर्क क्यों ज़रूरी है? पहले हम इस बात को समझें कि मान लीजिए हमें गेट को ओपन करना है. जो गेट होता है हमारे घर में, इसको अगर हमें ओपन करना है तो ओपन करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, तभी वो गेट ओपन होता है. मान लीजिए हमें इसको रोटेट करना है कुछ इस तरीके से. ठीक, अब इसको इस जगह से तो मैंने हिंज कर दिया, ये हिंज हो गया. अब इसको मुझे इस तरीके से रोटेट करना है. ये बात समझ में आई? ठीक है. अब इसको रोटेट करने के लिए फोर्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको लगाना होगा. मानो मैं इसको इस तरीके से प्रेस करता हूँ, तो क्या प्रेस करने से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो सकती है? नहीं. आप इसको प्रेस करके देखो, क्या प्रेस करने से रोटेट होगा? नहीं. क्या अगर मैं इसको अपनी तरफ खींचूँ, पुल करूँ, तो क्या पुल करने से रोटेट होगा? नहीं होगा. लेकिन अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन को अपवर्ड रखूँ कुछ इस तरीके से, तो ये रोटेट होगा. आई बात समझ? या किसी एंगल पे रखूं, मान लीजिए इस तरीके से एंगल पे मैंने फोर्स को रखा और इसको रोटेट कराने का ट्राई किया, तो ये रोटेट हुआ. ये बात समझ में आई? इसका मतलब फोर्स जो था, आपने पढ़ा है आप एनएलएम में, तो फोर्स किसी भी बॉडी के ट्रांसलेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. लेकिन फोर्स अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगता है तो फोर्स से ही हमें टॉर्क मिलता है. फोर्स से ही हमें टॉर्क मिलता है. पर्टिकुलर डायरेक्शन क्यों बोला गया? देखो, क्योंकि अगर मैं इसको पुल कर रहा हूं तो भी फोर्स तो मैं अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन ये रोटेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है. अगर मैं इसको पुश कर रहा हूं तो भी मैं फोर्स तो अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन इससे रोटेशन प्रोवाइड नहीं हो रहा है. लेकिन अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं कुछ इस तरीके से, तो ये रोटेट होने लगा. या डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो ये रोटेट होने लगा. यानी फोर्स से ही रोटेशन आता है, लेकिन डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है. ठीक बात? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क. समझे कि फोर्स ऑन अ बॉडी कैन चेंज ट्रांसलेशनल मोशन. यानी किसी बॉडी पर अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो उसके ट्रांसलेशन मोशन को चेंज किया जा सकता है. नेक्स्ट, सिमिलरली टॉर्क कैन चेंज और कॉज रोटेशनल मोशन. यानी टॉर्क से रोटेशनल मोशन को चेंज किया जा सकता है या लाया जा सकता है. जैसे ये स्टेबल कंडीशन में था, अगर मैं इसको अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाने लगूं तो इस पर टॉर्क आ गया, बिकॉज ये रोटेट होने लगा. ठीक है. या मान लीजिए ये पहले से रोटेट हो रहा था ऊपर की ओर और मैं नीचे की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दूं तो इसके रोटेशन को रोका जा सकता है. ठीक है ना? सो आप ये बोल सकते हैं कि सिमिलरली टॉर्क कैन चेंज और कॉज रोटेशनल मोशन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नॉन एज टॉर्क. यानी फोर्स से ही आपके टर्निंग मिलेगा, और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नॉन एज टॉर्क. यानी टॉर्क के लिए फोर्स का होना जरूरी है. आई बात समझ? नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन आर इंपॉर्टेंट फॉर टॉर्क. किसका मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर टॉर्क. बिकॉज तीनों, देखो, अगर हम बात करें कि टर्निंग होनी चाहिए तो टर्निंग होने के लिए फोर्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगना चाहिए. ठीक है ना? तो मैग्नीट्यूड भी उसके पास होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, आर इंपॉर्टेंट फॉर टॉर्क. नेक्स्ट देखें, डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो टॉर्क इज द टर्निंग एबिलिटी if force is applied on object to cause rotation about given point. मान लीजिए हम ये एक पर्पल कलर का ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट को आपने ओरिजिन पे हिंज कर दिया. यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया? हिंज कर दिया. ठीक बात. अब आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं. अब इस फोर्स के कारण क्या यहाँ पर टर्निंग होगा, वो देखें पहले. तो ये जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, इस फोर्स के आप दो कंपोनेंट कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? दो कंपोनेंट कर सकते हैं. अगर हमने थीटा यहाँ पे कंसीडर किया है तो दो जो कंपोनेंट आपको करने हैं वो इसी ऑब्जेक्ट के एक पैरेलल में होना चाहिए, एक परपेंडिकुलर में होना चाहिए. यानी एक कंपोनेंट आपने किया इस डायरेक्शन में, सेकेंड कंपोनेंट आपने किया इस डायरेक्शन में. ये बात समझ में आई? ठीक. अगर थीटा एंगल यहाँ पर है तो अगेन थीटा एंगल और कहाँ बनेगा? थीटा एंगल बनेगा यहाँ. ठीक बात. तो एफ का इन डायरेक्शन ऑफ थीटा कौन सा कंपोनेंट मिलेगा? एफ कॉस थीटा. और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा मिलेगा? एफ साइन थीटा.
अब इन दोनों फोर्सेस को हम इंडिविजुअल देखें, मान लीजिए रॉड इस तरीके से रखा हुआ है, जो F cos थीटा है वो इसको पुल कर रहा है। क्या पुल करने से ये टर्न होगा? क्या पुल करने से ये जो R लेंथ का ऑब्जेक्ट है, क्या ये टर्निंग करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इस ऑब्जेक्ट की लेंथ के पैरेलल आ रही है। बात समझ में आई? तो F cos थीटा तो कोई भी टर्निंग प्रोवाइड नहीं करेगा। सेकंड, हम बात करें F sin थीटा की, तो ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से रखा है F sin थीटा इस डायरेक्शन में, और अगर F sin थीटा लगेगा तो यहाँ पर हमें टर्निंग मिल रही है। इसका मतलब टॉर्क किस कंपोनेंट ने प्रोवाइड किया? F sin थीटा कंपोनेंट ने प्रोवाइड किया, और ये जो F sin थीटा कंपोनेंट है वो इस R के परपेंडिकुलर, ये बात भी हमें यहाँ पे दिख रही है। ठीक, ध्यान दें। तो टॉर्क इज द टर्निंग एबिलिटी फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट कॉज रोटेशन अबाउट गिवन पॉइंट। कोई किसी एक पॉइंट पर ये हिंज होगा, फोर्स आपने अप्लाई किया तो फोर्स का कोई कंपोनेंट होगा जो इसको टर्निंग प्रोवाइड कर रहा है, यानी टर्निंग एबिलिटी ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। ठीक है, सो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क किस तरह की क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, एंड कैन बी कैलकुलेटेड एज R क्रॉस F, कैन बी कैलकुलेटेड एज R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। मतलब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो R और F दोनों की डायरेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तभी आपको टॉर्क की डायरेक्शन मिल पाएगी। मैग्नीट्यूड सॉल्व करना है तो R इंटू F से सॉल्व कर लोगे, या अभी जो हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे उस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक बात। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करने पर आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों मिल जाएगा। आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यूनिट क्या बनेगा टॉर्क का? यूनिट ऑफ टॉर्क, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, मतलब न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर, ये यूनिट ऑफ टॉर्क आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक बात। अब आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर रिप्रेजेंट करता है पोजीशन वेक्टर। जैसे अगर आपने इसको ओरिजिन पे हिंज किया है तो यहां तक आते आते कोई ना कोई कोऑर्डिनेट बने होंगे। मान लीजिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आपने रिप्रेजेंट कर दिया एक्स वाई, तो आर वेक्टर कितना बना? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बनता है। ठीक बात है ना? या फिर आर वेक्टर आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मान लीजिए ओरिजिन के अलावा किसी और पॉइंट पर हिंज हो, तो वही उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा। मान लीजिए अगर ये इस जगह पर हिंज है तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, इसी तरीके से रोटेट कर रहा है। आपने इसको ओ पर हिंज कर दिया, ओरिजिन पे हिंज कर दिया, तो इसका रोटेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो ये जो एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, ये जो लाइन है, फिंगर देखो, ठीक है, तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा। और इसके अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट ये जो ऑब्जेक्ट है ये रोटेट कर रहा है, तो जो फिंगर है वो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड बनेगा। ये बात हमें समझ में आई? ठीक है, तो या तो वो ओरिजिन होगा या पॉइंट होगा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा ओरिजिन ही बनेगा। क्लियर? तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक बात। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया जिससे आप टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी टॉर्क को अगर आप थोड़ा सा एक्सपेंड करें, यानी फॉर्मूले को हम एक्सपेंड करें, तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं आर एफ साइन थीटा से। ठीक बात। तो इस फॉर्मूले को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पहली बात है कि इक्वेशन 2 बन गया, और इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। ठीक है, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट कर रहा था टॉर्क एज ए वेक्टर फॉर्म, एंड इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। अब यहां पे दो कंडीशन बन सकती है। कैसे? देखो, इसी इक्वेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आर मल्टीप्लाई बाय एफ साइन थीटा, या लिखा जा सकता है, ध्यान से देखें, टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय आर साइन थीटा। दोनों तरीके से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इस पे नहीं है। ध्यान दें, सो टॉर्क इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एफ परपेंडिकुलर, या लिखा जा सकता है टॉर्क इज इक्वल टू एफ, ये केवल मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट
नहीं कर रहा है, इस बात का ध्यान रखा जाए। बिकॉज अब आप यहाँ पर कंपोनेंट्स ले रहे हैं ना, तो R मल्टीप्लाई बाय F परपेंडिकुलर या F मल्टीप्लाई बाय R परपेंडिकुलर, ये टॉर्क के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आई? F sin थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ फोर्स है जो कि रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है। R sin थीटा क्या है? कि फोर्स की डायरेक्शन में अगर हम कंपोनेंट लें, जैसे अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें, ये है F, हमने फोर्स की दो कंपोनेंट करे, F cos थीटा और F sin थीटा, लेकिन हम इस R के भी तो दो कंपोनेंट कर सकते थे। अगर आप इस R के दो कंपोनेंट करते तो दो कंपोनेंट आपके पास क्या बनते? ध्यान से देखो, एक कंपोनेंट बनता दिस वन, सेकंड कंपोनेंट रहता ये, तो यहाँ एंगल है आपके पास थीटा, तो एक कंपोनेंट बनता R cos थीटा, सेकंड कंपोनेंट बनता यहाँ से यहाँ तक का R sin थीटा। ठीक बात? तो ये जो F है, F के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट बना, ये देखो R cos थीटा और F ये तो सेम डायरेक्शन में आ रहे, यानी इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर सेम है लेंथ के, तो फिर टॉर्क अप्लाई नहीं होता है, बिकॉज यहां से कोई भी टर्निंग नहीं आ सकता। लेकिन अगर मैं इस R sin थीटा कंपोनेंट को कंसीडर करूं, तो R sin थीटा और F दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहे हैं जो टर्निंग प्रोवाइड करेगा, लेकिन R cos थीटा और F एक दूसरे के पैरेलल है, और पैरेलल होने से यहाँ पे कोई भी टर्निंग प्रोवाइड नहीं होगी। क्या बात समझ में आई? नोट करें। ठीक बात? तो यहाँ जो दो टाइप्स आपने लिखा है, दो तरीके से आपने इसको रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर आपके पास दो टर्म आ रहा है। फर्स्ट टर्म आ रहा है F परपेंडिकुलर, सेकंड टर्म आ रहा है R परपेंडिकुलर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ध्यान से समझिए। F परपेंडिकुलर किसको रिप्रेजेंट करेगा? F परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करेगा कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द लेंथ which is responsible for rotation, यानी टॉर्क आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो आप R के कंपोनेंट कर ले या फोर्स के कंपोनेंट कर ले। R का अगर कंपोनेंट करते हैं तो वो फोर्स के परपेंडिकुलर वाला कंसीडर करोगे, फोर्स का कंपोनेंट करते हैं तो R के परपेंडिकुलर वाला जो भी कंपोनेंट आ रहा है वो कंसीडर किया जाएगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाई F परपेंडिकुलर, वेयर F परपेंडिकुलर इज कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द लेंथ विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन। सेकेंड बनता है R परपेंडिकुलर। ठीक बात? अब R परपेंडिकुलर क्या रिप्रेजेंट करता है? R परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये जो दो टर्म आपने लिखा है, इसको आप डायग्राम से क्लियरली समझ सकते हैं। F परपेंडिकुलर क्या है? कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द लेंथ विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन। पहले हम बात करें F परपेंडिकुलर की। ध्यान से देखो, ये है आपका F परपेंडिकुलर, दिस वन इज F परपेंडिकुलर, दिस वन इज F पैरेलल। अगर हम R के पैरेलल कंपोनेंट देखें तो F पैरेलल मिल रहा है, और F पैरेलल कोई भी रोटेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए F cos थीटा आंसर में नहीं आया। ठीक बात? सेकंड देखें, अगर मैं F sin थीटा की बात करता हूं तो F sin थीटा आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर टू द लेंथ, परपेंडिकुलर टू द लेंथ विच प्रोवाइड्स रोटेशन। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड आपने लिखा है R परपेंडिकुलर। सो R परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट हम कर रहे हैं, जिस एक्सिस के अबाउट हम रोटेट कर रहे हैं, इस एक्सिस से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, ये बनेगा फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? R sin थीटा। सो R sin थीटा मल्टीप्लाई बाई फोर्स से भी आप टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हम R के कंपोनेंट करें या F के कंपोनेंट करें। क्वेश्चन के अंदर जो आपको इजीली दिख जाए
आप उसके कंपोनेंट कर दें और सॉल्व कर दें, आंसर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब कुछ केसेस यहाँ पे बन सकते हैं। केस ये बन सकता है कि मान लीजिए ये आपका है ओरिजिन, ये लेंथ आपने लिया और फोर्स आप ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो टॉर्क किस डायरेक्शन में लगना चाहिए। देखो दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकली अगर आपको सॉल्व करना है, पेपर के ऊपर सॉल्व करना है, तो आर क्रॉस एफ यूज करें, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। वर्बली सॉल्व करना है तो फिर हम पाम रूल का यूज कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकली, तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो आर और एफ तो आ जाएगा। अब आर का डायरेक्शन बताओ, यहां हम कंप्लीट सॉल्व करें। तो आर का डायरेक्शन बताओ, आर कौन सी डायरेक्शन में है, आई कैप में। फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है, जे कैप में। तो वैल्यू तो आ गई आर एफ, और आई क्रॉस जे किसको रिप्रेजेंट करता है, आई क्रॉस जे रिप्रेजेंट करता है के को। यानी जो टॉर्क यहाँ पे लगेगा वो के कैप में लगेगा। के कैप रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव जेड एक्सिस को, और पॉजिटिव जेड एक्सिस आपको किधर मिलेगी, बाहर की ओर। ठीक, अब पाम रूल अगर मुझे यूज करना है, बिकॉज डायरेक्शन वर्बली अगर कैलकुलेट करना है तो राइट हैंड पाम रूल से सॉल्व की जा सकती है। आर की तरफ पाम को रखो और फोर्स की तरफ फिंगर्स को घुमा दो। आर की तरफ पाम को रखो और फोर्स की तरफ फिंगर्स को घुमा दो। थंब जिस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा वही टॉर्क की डायरेक्शन होगी, वही टॉर्क की डायरेक्शन होगी। तो टॉर्क आपको कौन सी डायरेक्शन में मिला, प्लस के मतलब बोर्ड से बाहर आता हुआ आउटवर्ड डायरेक्शन, प्लस के रिप्रेजेंट करेंगे। और प्लस के को आप डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस के को आप डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक बात। और जो टॉर्क आपका डॉट में आता है उसको आप एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो अगर न्यूमेरिकली सॉल्व करना है तो आर क्रॉस एफ बेसिक रिलेशन से सॉल्व करें। वर्बली सॉल्व करना है तो राइट हैंड पाम रूल, आर की तरफ फिंगर्स रखें, पाम रखें, एफ की तरफ फिंगर्स को घुमा दो। थंब जिस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा वो टॉर्क की डायरेक्शन होगी। जो सेकंड केस जो आपको दिया गया है, सेकंड केस में देखें, आर की तरफ फिंगर्स को रखा, फोर्स की तरफ, आर की तरफ पाम को रखा, फोर्स की तरफ फिंगर्स को घुमा दिया। अब थंब किधर आया, अंदर की ओर। अंदर कौन सी डायरेक्शन होती है, इनवर्ड डायरेक्शन, जिसको आप माइनस के यानी माइनस जेड एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, और माइनस जेड एक्सिस को क्रॉस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक बात। न्यूमेरिकली सॉल्व करना है तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर कौन सी डायरेक्शन में, आई कैप में। फोर्स कौन सी डायरेक्शन में, माइनस जे कैप में। तो वैल्यू क्या बना, आर एफ माइनस के कैप, ये टॉर्क, ठीक बात। कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज में, तो इसको कौन सा टॉर्क बोलेंगे, क्लॉकवाइज टॉर्क बोलेंगे। फर्स्ट केस में कौन सी डायरेक्शन में था, एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में था इसलिए इसको बोला गया एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। कौन सी डायरेक्शन है, प्लस के, तो प्लस के में टॉर्क आएगा पॉजिटिव, यानी एंटी, जब भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो, ऐसे बने, हमेशा जब भी एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन होगा तो उस टॉर्क को आप एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बोलेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। जब भी फिंगर्स को आपको ऐसे घुमाना पड़े, देखो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, तो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, और क्लॉकवाइज टॉर्क को हम क्या कंसीडर करते हैं, नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ठीक बात। नेक्स्ट देखिए, अगर टॉर्क कांस्टेंट है, टॉर्क अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा। सो टॉर्क आप लिख सकते हैं, जैसे आप लिखे एफ और आर परपेंडिकुलर से लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आप आर एफ परपेंडिकुलर से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने लिखा टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय आर परपेंडिकुलर। टॉर्क कैसा है, कांस्टेंट है, तो टॉर्क अगर कांस्टेंट है तो एफ मल्टीप्लाई बाय आर परपेंडिकुलर, ये टर्म हमें मिलेगा कांस्टेंट। और ये टर्म कांस्टेंट है तो रिप्रेजेंट करेगा फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर परपेंडिकुलर, या आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स परपेंडिकुलर। दोनों रिलेशन यहाँ पे करेक्ट है, यानी डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम होगा, डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा होगा। क्या हमने पार्क में सीसो देखा है, सीसो बच्चों के खेलने के लिए एक राइड होता है जिसको आप सीसो बोलते हैं, ठीक है। अब ये सीसो
इस जगह पे बैलेंस है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसकी बैठने की जगह, ठीक है। और यहाँ पर दो बच्चे बैठे हुए हैं, ध्यान देना, और दोनों का मास m है। तो क्या ये इक्विलिब्रियम में होगा? इक्विलिब्रियम का मतलब जितना टॉर्क लग रहा है राइट साइड का उतना ही टॉर्क लेफ्ट साइड में भी लगना चाहिए। ध्यान दें, अगर आप बोल रहे हैं कि ये मिडिल पॉइंट है O, दो बच्चे बैठे हुए हैं, दोनों का मास m है, लेंथ की अगर हम बात करें, लेंथ आपने रिप्रेजेंट कर दिया L से, इधर भी L से, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट बच्चा बैठा हुआ है इसका वेट कौन सी डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कितना? mg, ठीक है। जो सेकंड बच्चा बैठा हुआ है इसका वेट वो भी mg। टॉर्क कैसे प्रोवाइड होगा? r क्रॉस f से। देखो इधर r क्रॉस f, तो यहाँ जो टॉर्क प्रोवाइड होगा उसकी डायरेक्शन माइनस के टॉर्क की। सेकंड केस में देखो r यानी लेंथ इधर, फोर्स नीचे, किधर टॉर्क प्रोवाइड हुआ? प्लस k में यानी डॉट में, तो जो टॉर्क का डायरेक्शन रहा वो आ जाएगा प्लस k में। अगर दोनों का मास बराबर है या लगभग बराबर है तो टॉर्क भी आपको लगभग बराबर ही मिलेगा, ठीक है। तो दोनों के लिए लेंथ भी सेम आ रही है ना, इधर देखो mg और l, इधर भी mg और l, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। फोर्स अगर ज़्यादा होता किसी भी एक साइड का तो उसकी लेंथ कम हो जाती। अब इसी केस को आप समझो कि मान लो एक तरफ छोटा बच्चा बैठ जाए और दूसरी तरफ मोटा बच्चा बैठ जाए तो क्या होगा? एक तरफ अगर छोटा बच्चा बैठा और दूसरी तरफ अगर मोटा बच्चा बैठ गया तो क्या होगा? देखो जिस तरीके से हो जाएगा, तो यहां बैठा एक मोटा बच्चा और यहां बैठा हुआ एक छोटा बच्चा, दोनों को बिल्कुल आपने एज पर बिठाया है तो लेंथ दोनों के लिए सेम रहेगा, इधर भी L इधर भी L। लेकिन कैपिटल M का वैल्यू स्मॉल m से ज़्यादा है, तो दोनों बच्चों को अगर आपने एज पर बिठा दिया तो क्या दोनों प्ले कर पाएंगे, खेल पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो बड़ा बच्चा है वो हमेशा नीचे ही रहेगा, mg, कैपिटल mg, इसका इफेक्ट ज़्यादा और स्मॉल mg का इफेक्ट कम, क्योंकि लेंथ तो आपने रखा है सेम लेकिन फोर्स बढ़ा दिया, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स बढ़ाया उस डायरेक्शन में टॉर्क भी बढ़ जाएगा, तो ये नीचे की तरफ घूम जाएगा। लेकिन अगर एक बड़े बच्चे को और एक छोटे बच्चे को खेलना है तो क्या कैसे खिलाया जाए? तो खिलाने के लिए क्या करें? ये ग्राउंड लेवल, वापस आपने सीसो बनाया, अब दोनों बच्चों को खिलाना है हमें, क्या किया जाए? तो छोटे बच्चे को यानी जिसका मास कम है उसको तो आप एज पर बिठाओ और बड़े बच्चे को एज से थोड़ा सा अंदर की तरफ बिठाओ ताकि वो बैलेंस कंडीशन में आ जाए। अब यहाँ पर लेंथ L नहीं है, यहाँ पर अब लेंथ कितना मिलेगा मुझे? L डैश मिलेगा, ठीक है। अब क्या मिलेगा? अब इफेक्ट आया कैपिटल mg, इधर इफेक्ट आया स्मॉल mg, लेकिन फोर्स ज़्यादा है तो लेंथ कम कर दी और फोर्स कम है तो लेंथ ज़्यादा कर दी। इसका मतलब ये जो लॉजिक है R प्रोपोर्शनल टू 1/f कांस्टेंट टॉर्क के लिए एप्लीकेबल रहेगा। F इंटू आर का मल्टीप्लीकेशन सेम आना चाहिए। खेलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए दोनों तरफ टॉर्क बराबर लगना चाहिए तब वो खेल पाएंगे, ठीक। तो अगर दोनों लगभग बराबर मास के हैं तो ऑब्वियस बात है कि टॉर्क भी आपको बराबर मिलेगा, वो इजीली प्ले कर जाएंगे। लेकिन अगर एक बड़ा बच्चा, एक छोटा बच्चा, एक मोटा बच्चा, एक छोटा बच्चा, तो बड़े बच्चे का मास ज़्यादा, छोटे बच्चे का मास कम, और दोनों अगर एज पे बैठे तो बड़ा बच्चा हमेशा नीचे ही रहेगा। ये बात समझ में आई? लेकिन फिर भी दोनों को खेलना है तो बड़े बच्चे को हिंज पॉइंट से थोड़ा सा पास में आना पड़ेगा। जैसा करने से उसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी, फोर्स ज़्यादा, डिस्टेंस कम, टॉर्क कांस्टेंट हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो R प्रोपोर्शनल टू 1/f कब एप्लीकेबल है? जब आपको कांस्टेंट टॉर्क रिक्वायर्ड होगा। फॉर मोर देन वन फोर्सेस, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं तो नेट टॉर्क हम कैसे कैलकुलेट करें? ध्यान दें कि टॉर्क आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, तो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सबके इंडिविजुअल टॉर्क को हम क्या कर लें? वेक्टर एडिशन परफॉर्म कर लें। क्या लिखा जाएगा? देखो R1 क्रॉस F1 प्लस R2 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर प्लस R3 वेक्टर क्रॉस F3 वेक्टर
एंड सो ऑन, चले जा रहा है। तो नेट टॉर्क हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बात समझ, कोई डाउट इसमें? नाउ नेक्स्ट हम ये देखें कि टॉर्क हमने कैलकुलेट किया, टॉर्क का फॉर्मूला रहा टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ये हम लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ वेक्टर फॉर्म में। ठीक बात, तो टॉर्क के हम ये दो फॉर्मूलेज देख चुके हैं। अब पॉइंट ये बनता है कि टॉर्क हमें मैक्सिमम कब मिलेगा? टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90। तो अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो साइन 90 हमें मिलेगा 1 एंड टॉर्क मिलेगा मैक्सिमम जिसका वैल्यू रहेगा आर एफ। ठीक है, आर एफ साइन थीटा का वैल्यू 1, तो मैक्सिमम टॉर्क हमें कितना मिलेगा? आर एफ। सेकेंड थिंग, अब मुझे आप ये बताएं कि टॉर्क जीरो कब हो सकता है, यानी टॉर्क के जीरो होने की क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं। देखिए ध्यान से, टॉर्क हम बोलेंगे कि टॉर्क होना चाहिए जीरो। कब कब टॉर्क जीरो आ सकता है? फर्स्ट पॉइंट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो अगर थीटा 0 डिग्री है तो साइन थीटा वो भी आपको 0 मिलेगा, और उस केस में हमें टॉर्क कितना मिल जाएगा? वो 0 मिल जाएगा। कोई डाउट इस केस में? टॉर्क 0 कब मिल सकता है? जब थीटा आपका 0 डिग्री हो। और क्या कंडीशंस बन सकती हैं? सेकेंड कंडीशन बन सकती है कि जिस पॉइंट पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए हमने रॉड कंसीडर किया और इस पॉइंट पे इसको हिंज कर दिया, ठीक है, और इसी पॉइंट पर आप फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं ताकि ये रोटेट हो, तो क्या है रोटेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? बिकॉज यही आपका हिंज पॉइंट है, जिस जगह से आपने इसको हिंज किया है वही इसका हिंज पॉइंट है, और उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हैं। अगर मुझे इसको रोटेट करना है तो फोर्स यहाँ से यहाँ तक लेंथ के किसी भी पार्ट पे लगाना पड़ेगा, तब जाके ये रोटेट करेगा। लेकिन अगर मैं यही हिंज पॉइंट और इसी पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूँ तो इस पॉइंट पे फोर्स लगाने से ये रोटेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज आर हो जाएगा 0। हिंज पॉइंट पे ही अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो आर का वैल्यू कितना बनता है? 0, और आर का वैल्यू 0 होने से टॉर्क कितना लगा? 0। देखो यहाँ पे फोर्स है, ठीक है, R0 फोर्स है, R0 होने से टॉर्क का वैल्यू में क्या मिला? 0 मिला। थर्ड कंडीशन, मान लीजिए ये हमने रॉड कंसीडर किया, यहां पे इसका हिंज पॉइंट, ये हिंज पॉइंट, अब फोर्स हम किस तरीके से लगा रहे हैं? फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं लाइक दिस। क्या समझ में आया? इसका मतलब यह है कि देखो, फोर्स अप्लाई करने का पॉइंट और हिंज पॉइंट के बीच में डिस्टेंस तो है R, क्लियर? फोर्स भी हम अप्लाई कर रहे हैं, यानी यहाँ पे फोर्स भी नॉन जीरो है, R भी नॉन जीरो है, लेकिन F और R के बीच का जो एंगल बन रहा है वो 0 है, और F और R के बीच का अगर एंगल 0 डिग्री बनता है तो टॉर्क हमें क्या मिलेगा? फिर टॉर्क आपको इस केस में भी 0 ही मिलेगा। यानी आपने पहले भी समझा था कि फोर्स का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वो इंपॉर्टेंट है टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है? तो ध्यान दें, जैसा कंडीशन दिया जाए उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, हमसे पूछा गया फाइंड टॉर्क ऑफ फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू 2y कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन एक्टिंग एट अ पॉइंट 3,2,3 अबाउट ओरिजिन। डायग्रामेटिकली अगर हमें समझना है तो डायग्राम को जिस तरीके से आप बना सकते हैं कि ये तो है ओरिजिन, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपने कंसीडर किया, ये रहा पॉइंट P, ठीक? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 3,2,3, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इस फोर्स को आपने नाम दे दिया कि डायरेक्शन आपने यहाँ पे बना दिया कि मान लीजिए ये F वेक्टर है। ये क्या है? F वेक्टर, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। किस पॉइंट पर अप्लाई कर रहे हैं? इस P पॉइंट पर अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना है? ओरिजिन के अबाउट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें पोजीशन वेक्टर यहाँ पे फॉर्म करना पड़ेगा। इस पोजीशन वेक्टर मतलब R वेक्टर हमें फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक बात। अब पोजीशन वेक्टर फॉर्म कैसे किया जाता है कि जिस पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं उस पॉइंट का
उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको ओरिजिन यानी 0,0,0 के रेस्पेक्ट में, यानी पोजीशन वेक्टर किसी भी कोऑर्डिनेट के लिए ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बनाया जाता है। किस तरीके से फॉर्म होगा देखें, पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू 3 माइनस 0 i कैप प्लस 2 माइनस 0 j कैप प्लस 3 माइनस 0 k कैप। सो r वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर का वैल्यू क्या रहा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। नाउ क्या कैलकुलेट करना है, टॉर्क। क्या टॉर्क कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, बिकॉज आपको r भी वेक्टर फॉर्म में गिवन है और फोर्स भी वेक्टर फॉर्म में गिवन है। अगर दोनों के मैग्नीट्यूड दिए जाते, एंगल दिए जाता तो आप यूज करते RF sin थीटा, लेकिन अगर आपको दोनों वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आप परफॉर्म कर दें। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व किया जाए, तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू i कैप j कैप k कैप, r वेक्टर कोऑर्डिनेट्स 3 2 3, f वेक्टर कोऑर्डिनेट 2 माइनस 3 4। क्या परफॉर्म करें, क्रॉस प्रोडक्ट। देखो इज इक्वल टू, पहले आई कोफिशिएंट कितना मिलेगा, रो एंड कॉलम दोनों को हाइड कर दें, वैल्यू रहेगा 2 इंटू 4 8 माइनस 9, 8 माइनस 9। क्लियर। नाउ माइनस j, अब j वाली रो एंड कॉलम को ब्लॉक कर दें, सो 3 इंटू 4 12, 12 माइनस 6, 3 इंटू 4 12 और 2 इंटू 3 6 और फॉर्मूले का माइनस प्लस k कैप, तो k की रो एंड कॉलम दोनों को हाइड कर दें, वैल्यू रहेगा 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 एंड माइनस 4। सो टॉर्क वेक्टर हमें कैलकुलेट हुआ 8 और माइनस 9 17, 17 i कैप माइनस 6 j कैप माइनस 13 k कैप, और टॉर्क का यूनिट रहता है न्यूटन इंटू मीटर। सो टॉर्क हमने कैलकुलेट कर लिया इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर। लैंग्वेज पे ध्यान दें। नेक्स्ट, फाइंड टॉर्क ऑफ ए फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू 3ik प्लस 4jk प्लस 5k कैप हुज पोजीशन वेक्टर इज ik प्लस jk प्लस k कैप। यानी आपको पोजीशन वेक्टर डायरेक्ट गिवन है, टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है, फोर्स वेक्टर भी गिवन है। सो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू i कैप j कैप k कैप। कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन वेक्टर 1 1 1, कोऑर्डिनेट्स या कोफिशिएंट ऑफ फोर्स 3 4 5, 3 4 5। क्लियर, कोई डाउट? ठीक, सॉल्व करें। सो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू, फर्स्ट कोफिशिएंट किसके लिए आएगा, आई कैप के लिए। सो आई कैप के लिए रो एंड कॉलम दोनों को ब्लॉक करें, 1 इंटू 5 5 माइनस 4 माइनस जे कैप। ठीक है, देखें ध्यान से, 1 इंटू 5 5 माइनस 3 प्लस के कैप, तो 1 इंटू 4 4 माइनस 3। सो टॉर्क वेक्टर हमें मिला आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। फाइंड कर लिया। मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। क्या पूछा गया, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। क्या किया जाए, वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया जाए। सो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 प्लस 1 वैल्यू √6 यूनिट न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, तो अगर आपको आर वेक्टर एफ वेक्टर गिवन है तो टॉर्क कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। नेक्स्ट, a 2 meter wide door requires a force of 2 Newton to be applied at free end to open or close the door। सबसे पहले हम
इस बात को समझें कि अगर हमें डोर को ओपन या क्लोज करना होता है तो हैंडल लगा होता है और एक तरफ से जो डोर होता है वो हिंज होता है दीवार पे, ठीक है। आप हैंडल को पुल या पुश करते हैं ओपन या क्लोज करने के लिए, क्लियर। तो यहाँ पे भी आपको दिया गया है कि एक डोर यहाँ पे बना है, ये हमने डोर कंसीडर कर लिया, ठीक। इस जगह से हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट ये हिंज्ड है, यानी यहाँ से रोटेट कर रहा है। इस डोर की जो टोटल विड्थ है वो कितनी है, वो है 2 मीटर, और 2 मीटर पर अगर हम इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कितने न्यूटन का, 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये इजीली ओपन और क्लोज हो जाता है। मतलब जो रिक्वायर्ड टॉर्क है उसका वैल्यू 2 × 2 R क्रॉस F से आपको मिलेगा। यहाँ पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ओपन या क्लोज करने के लिए, फोर्स आपने अप्लाई किया कितने न्यूटन का, 2 न्यूटन का, क्लियर। फिर आपको क्या पूछा गया, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू ओपन द डोर इफ फोर्स इज अप्लाइड एट अ डिस्टेंस 0.5 मीटर फ्रॉम द हिंज। सेम डोर वापस आपने कंसीडर किया, सेम डोर आपने कंसीडर किया, लेकिन इस बार आपने हैंडल जो अप्लाई किया है वो कहां पर अप्लाई किया है, हिंज पॉइंट से, ये आपका हिंज पॉइंट से 0.5 मीटर पर, और आपसे पूछा गया कि अब हमें फोर्स कितना अप्लाई करना होगा। बात समझ में आई। गेट को ओपन या क्लोज करने के लिए, जैसे आपने कल देखा था शीशों का, इससे हमने पहले देखा है शीशों का एग्जांपल, तो शीशों के एग्जांपल में आपने देखा था कि अगर हमें रिक्वायर्ड टॉर्क चाहिए तो फोर्स इंटू आर का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आना चाहिए, तभी वो रोटेट कर सकता है। तो सिंपल, अगर आपसे पूछा गया मिनिमम फोर्स का मतलब आपको मिनिमम टॉर्क इस गेट को ओपन या क्लोज करने के लिए जो रिक्वायर्ड होगा, तो इनिशियल कंडीशन में जितना टॉर्क है वही आपका सेकेंड कंडीशन में भी बनना चाहिए, यानी टॉर्क आपका कांस्टेंट होना चाहिए गेट को ओपन या क्लोज करने के लिए। मिनिमम फोर्स की अगर हम बात करें तो टॉर्क मिनिमम, जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है ओपन या क्लोज करने के लिए। मैक्सिमम तो आप कितना भी लगा सकते हो। अगर 1 न्यूटन पे भी ओपन हो रहा तो ऑब्वियस बात है कि 2 न्यूटन का अगर आप फोर्स लगाओगे तो भी ओपन हो जाएगा, 10 न्यूटन का लगाएंगे तो भी ओपन हो जाएगा। मिनिमम का मतलब कि मिनिमम कितना रिक्वायर्ड है ओपन या क्लोज करने के लिए इजीली। तो टॉर्क होना चाहिए कांस्टेंट। तो पहली कंडीशन में R क्रॉस F, यानी फर्स्ट कंडीशन का R1 F1 और सेकेंड कंडीशन का R2 F2 ये इक्वल आना चाहिए, और ऐसा करने से आपको रिक्वायर्ड फोर्स मिल जाएगा जिसको आपने F2 से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक बात। तो पहला डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं 2 न्यूटन का, बाद में सेपरेशन आपने लिया है 0.5 और फोर्स F2 या नॉन है जिसको आपको कैलकुलेट करना है। सो वैल्यू कितना रहेगा, वैल्यू रहेगा देखिए ध्यान से 4, और 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिखा जा सकता है 1/2, यानी 2 से मल्टीप्लाई होगा, या ऐसा करें कि 0.5 का यहाँ पर डिवाइड लगा दें, तो रिजल्ट आपको मिलेगा 8 न्यूटन। यानी सेकंड केस में अगर हम 8 न्यूटन का फोर्स लगाएं, अगर हिंज पॉइंट से 0.5 मीटर पर आपने हैंडल लगा दिया तो हैंडल को पुश करेंगे कितने फोर्स है, मिनिमम 8 न्यूटन से, तो गेट आपका इजीली ओपन या क्लोज हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट, ठीक बात। अब टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए अगर हमें डायग्राम गिवन है तो क्या किया जा सकता है, इस फोर्स के 2 कंपोनेंट किए जा सकते हैं, इस फोर्स के 2 कंपोनेंट किए जा सकते हैं। देखो, एक कंपोनेंट बनेगा इन डायरेक्शन ऑफ थीटा, जिसको आप लिख सकते हैं F cos 37, ठीक बात। सेकंड कंपोनेंट बनेगा जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, जिसको आप लिखेंगे F sin 37। क्या दोनों का वैल्यू सोल्व किया जा सकता है, ध्यान से देखो, 10 मल्टीप्लाई बाय 4/5, रिजल्ट आया 8 न्यूटन। F sin 37, so 10 मल्टीप्लाई बाय 3/5, रिजल्ट आया 6 न्यूटन। अब मुझे एक बात बताएं कि इस हिंज पॉइंट के अबाउट अगर मुझे इसको रोटेट करना है, लेंथ हमें गिवन है 3 मीटर, 3 मीटर पे आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, जिस पॉइंट पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 2 फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है 8 न्यूटन का फोर्स, दूसरा लग रहा है 6 न्यूटन का फोर्स। कौन सा फोर्स इसको रोटेट कर सकता है, टर्निंग एबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ध्यान से अगर आप देखें तो 8 न्यूटन का फोर्स तो लेंथ के पैरेलल आ रहा है, यानी 8 न्यूटन से तो कुछ भी टर्निंग इफेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं 6 न्यूटन फोर्स की बात करता हूं तो 6 न्यूटन फोर्स और लेंथ के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, जो इसको टर्निंग एबिलिटी प्रोवाइड करेगा। यानी 10 न्यूटन फोर्स के 2 कंपोनेंट हो गए, एक 8 न्यूटन का फोर्स, दूसरा 6 न्यूटन का फोर्स। मतलब इस 10 न्यूटन में से केवल 6 न्यूटन ही काम में आया, जो इसको रोटेट कराने में यूज हो रहा है।
ठीक बात। तो टॉर्क अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो टॉर्क कैलकुलेट किया जा सकता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय फोर्स। तो या तो हम फोर्स के कंपोनेंट करें या डिस्टेंस के कंपोनेंट करें, कल भी आपने समझा है। तो या तो फोर्स का कंपोनेंट किया जाए या डिस्टेंस का कंपोनेंट किया जाए। तो आपने डिस्टेंस को तो कांस्टेंट रखा, फोर्स के कंपोनेंट कर दिए, तो यहाँ पर आपको एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिल गया जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो वैल्यू क्या रहेगा, देखो आर और एफ दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, डिस्टेंस कितना है 3 और फोर्स है 6, तो रिक्वायर्ड टॉर्क आ गया 18 न्यूटन इंटू मीटर का, यानी हिंज पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क लगेगा उसका वैल्यू रहेगा 18 न्यूटन इंटू मीटर। फोर्स के भी आप कंपोनेंट कर सकते हैं, डिस्टेंस के भी आप कंपोनेंट कर सकते हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आप इजीली सॉल्व कर पाए वो आप अप्लाई कर दें। ठीक, अगर आपसे यहाँ पूछा गया कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या रहेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, देखो ध्यान से, आर क्रॉस एफ, आर की तरफ फिंगर्स रखें, पाम रखें, और फोर्स जो अप्लाइड हो रहा है, बिकॉज ये फोर्स हमारे काम का है, तो इस फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उसकी तरफ फिंगर्स को कर्ल कर दें। थंब किधर आया, बाहर की ओर आया, थंब बाहर की ओर आया, इसका मतलब टॉर्क जो प्रोवाइड हुआ है वो कौन सी डायरेक्शन में हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है। ठीक है, यानी जो रोटेशन आपको मिलेगा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मिलेगा। है बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वापिस हमें एक यूनिफॉर्म रॉड गिवन है जिसपे 1 मीटर हिंज पॉइंट से 1 मीटर डिस्टेंस पर 10 न्यूटन का फोर्स है एंड 3 मीटर डिस्टेंस पे 20 न्यूटन का फोर्स है। क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट, फाइंड टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट। अब एक से ज्यादा अगर फोर्स लग रहे हैं तो टॉर्क भी ज्यादा ही लगेगी। तो नेट टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू फोर्स 1 एंड टॉर्क ड्यू टू फोर्स 2, और सबका वेक्टर सम परफॉर्म कर दिया जाए। कोई डाउट नहीं। देखो ध्यान से, फर्स्ट टॉर्क के लिए डिस्टेंस कितना है 1, फोर्स कितना है 10, रोटेट किधर करेगा ये, आर क्रॉस एफ, बाहर की ओर। आ रही बात समझ, आर क्रॉस एफ बाहर की ओर, यानी डॉट क्या लिखें, 1 इंटू 10 डायरेक्शन डॉट। डॉट को आप प्लस के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको डॉट समझ में नहीं आता है तो आप इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस के। प्लस के रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव जेड एक्सिस को, तो प्लस के। सेकेंड, टॉर्क ड्यू टू सेकेंड फोर्स, देखो ये तो है आर, फोर्स आपने अप्लाई किया नीचे की ओर, तो पाम रखना पड़ेगा आर की ओर, फिंगर्स को कर्ल करोगे नीचे की ओर फोर्स की डायरेक्शन में, तो थंब कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, अंदर की ओर। अंदर कौन सी डायरेक्शन, माइनस के। क्या लिखा जाए, डिस्टेंस 3 इंटू 3 इंटू 20, डायरेक्शन माइनस के। तो नेट टॉर्क कितना रहा, 10 के कैप माइनस 60 के कैप, तो रिजल्ट रहा 50 इन डायरेक्शन माइनस के कैप न्यूटन इनटू मीटर। और अगर मैग्नीट्यूड पूछा गया सो वैल्यू 50 न्यूटन मीटर। आई बात समझ। जितने भी फोर्स सेम डायरेक्शन में है वो सेम ही डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड करेंगे, रोटेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड करेंगे। जो डोमिनेट करेगा उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियरली सॉल्व करने पर आंसर मिल रहा है, तो फॉर्मूला आप अप्लाई करें, सॉल्व करें, हमें रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा। ठीक बात, कोई डाउट। नेक्स्ट आता है कपल या कपल ऑफ फोर्स। कपल का मतलब क्या है, कपल का मतलब है कि 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन कॉन्साइड नहीं करना चाहिए। मतलब 2 फोर्स अप्लाई हो और दोनों एक दूसरे के कैसे हो, एंटी पैरेलल हो, तो इस तरीके के फोर्सेस को क्या बोला जाता है, इस तरीके के फोर्सेस के पेयर को क्या बोला जाता है, कपल या कपल ऑफ फोर्सेस बोला जाता है। 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन डोंट कॉन्साइड मेक कपल। ठीक बात, कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर एक रॉड कंसीडर कर रहे हैं, आपने एक रॉड कंसीडर किया, अब इस पर आप 2 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इस रॉड का लेंथ हम मान लेते हैं L, और इस पर आपने 2 फोर्स अप्लाई कर दिए। फर्स्ट फोर्स है F और सेकेंड फोर्स ये भी है F। क्या दोनों का लाइन ऑफ एक्शन कंसाइड कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। अगर ये प्लस जे में जा रहा है तो सेकंड जो फोर्स है माइनस जे में है, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना आ गया, L आ गया। यानी इस तरीके के कॉम्बिनेशन को आप कपल बोल सकते हैं। लेकिन तब नहीं बोलोगे जब फोर्स ये F1 हो ये F2, मतलब फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी है, तभी
इस पेयर को आप कपल बोल सकते हैं। और टॉर्क कैसे कैलकुलेट करें? टॉर्क का मतलब होता है आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों में से किसी भी एक फोर्स को कंसीडर कर लो F, और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? L। तो यहां पर आप टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टॉर्क यहां पर रहेगा L इंटू F, यानी आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? वो यहां से यहां तक का ही है। देखो इधर ये 90, इधर 90, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, सेम मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस L है। तो टॉर्क आ गया L मल्टीप्लाई बाय F। ध्यान रखें, जैसे आपको बोला गया फाइंड टॉर्क, कुछ स्ट्रक्चर आपको दिए गए हैं, सेम फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, एंगल गिवन है थीटा। क्या किया जाए? जो फोर्स आपको दिया उसके कंपोनेंट करें। देखो इस फोर्स के कंपोनेंट क्या बनेंगे? F साइन थीटा, F कॉस थीटा। सेकेंड, इस फोर्स के कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ थीटा F कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा F साइन थीटा। कौन टर्निंग प्रोवाइड करेगा? क्या F cos थीटा टर्निंग प्रोवाइड कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये लेंथ के पैरेलल आ रहे हैं, तो F cos थीटा कोई भी टर्निंग प्रोवाइड नहीं करेंगे। देखो ध्यान से, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी अपोजिट है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन लेंथ के पैरेलल आ रहा है, इसलिए ये कोई भी टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेगा। तो कौन से फोर्स बचे हैं जो आपको यूज करने हैं? हमारे पास दो फोर्स बचे हैं। ये फोर्सेज हैं F sin थीटा। देखो इधर ये फोर्स F sin थीटा, यहाँ भी फोर्स F sin थीटा। क्या दोनों इक्वल वैल्यू के फोर्स हैं? बिल्कुल है। क्या दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं? बिल्कुल है। तो क्या ये कपल फॉर्म कर रहे हैं? बिल्कुल ये कपल फॉर्म कर रहे हैं। दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? D है। तो यहाँ पे टॉर्क कैलकुलेट किया जा सकता है, आंसर रहेगा DF sin थीटा। तो ये टॉर्क आपको मिला। ठीक बात। अब मानो सेकंड केस दिया गया, इसमें आपको दिया गया कि दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पे लेंथ दिया गया। लेंथ कितना लिया हमने? D लिया, जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा बना रहा है। क्लियर? क्या जो दोनों एंड पे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है? बिल्कुल है। क्या दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है? बिल्कुल है। तो क्या ये कपल फॉर्म कर रहे हैं? बिल्कुल ये कपल फॉर्म कर रहे हैं, यानी यहाँ पे टॉर्क हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आपने पहले भी एक बात समझी है कि या तो हम डिस्टेंस के कंपोनेंट कर दें या फोर्स के कंपोनेंट कर दें। रिक्वायरमेंट किसकी है? रिक्वायरमेंट है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ध्यान से देखो, अगर मैं इस लाइन की बात करता हूं तो क्या यही लाइन इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है? हॉरिजॉन्टल में आ रहा है। ठीक बात। तो अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस की बात की जाए तो क्या ये इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया? बिल्कुल हुआ। देखो इधर भी 90, इधर भी 90, फोर्सेस मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज, अगर ये D है, थीटा की डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या बनेगा? D cos थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या रहेगा? D sin थीटा। कितना टॉर्क मिला? तो टॉर्क रहा FD sin थीटा। तो इस तरीके से हम कपल यूज करके टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान इस बात का रखना है कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप सॉल्व करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और हमें क्या मिल जाएगा? टॉर्क ड्यू टू कपल। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मतलब क्या है? तो पहले हम उसको समझ लें, फिर इसकी डेफिनेशन पे आते हैं तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि हम क्या बताना चाहते हैं। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मान लीजिए हमने यहां पर एक रॉड कंसीडर किया। क्लियर? इस पे आपने कुछ फोर्स अप्लाई कर दिए। F1 आपने अप्लाई किया x1 डिस्टेंस पर, F2 आपने अप्लाई किया x2 डिस्टेंस पर। क्लियर? फिर आपने एक और फोर्स लिया F3 जो आपने अप्लाई किया x3 डिस्टेंस पर। तो एक कुछ फोर्स आपने अप्लाई किए, ये आपका हिंज पॉइंट है A, और इसके अबाउट आपने कुछ टॉर्क सॉल्व कर लिया। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से मतलब ये है कि अगर सेम रॉड को कंसीडर किया जाए, सेम रॉड को कंसीडर किया जाए, तो आपने सेम रॉड कंसीडर कर ली, इसका हिंज पॉइंट वापस A कर दिया, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं।
फिर आपको ये देखना है कि नेट फोर्स कितना है। तो नेट फोर्स यहां पे कितना मिलेगा, F1 प्लस F3 माइनस F2। वेक्टर एडिशन हमें करना है बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो आपने मान लिया कि F नेट मिला हमें यहां पर, तो ये F नेट। अब पॉइंट ये है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मतलब क्या है कि जितने भी फोर्सेज आपके सिस्टम में लग रहे हैं उन सब फोर्सेज का पहले आप वेक्टर सम कर लो, और उतने ही मैग्नीट्यूड का अगर एक सिंगल फोर्स हो तो सिंगल फोर्स को आप हिंज पॉइंट से कितने सेपरेशन पर अप्लाई करें कि आपको नेट इफेक्ट वैसा ही मिले जैसा आपको पहले वाले सिस्टम में मिल रहा था। मान लो कि इस पूरे का आंसर आ रहा था 10 न्यूटन मीटर कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मान लो कि इसका आंसर आ रहा था 10 न्यूटन मीटर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इस सिस्टम का आंसर भी कितना आना चाहिए, यही सेम आंसर आना चाहिए। बात समझ में आई कि जितने भी फोर्सेज आपको इंडिविजुअल फोर्सेज दिए गए हैं वो यहाँ पे कोई टॉर्क प्रोवाइड करेंगे, तो नेट टॉर्क आपने कैलकुलेट कर लिया। अब यही टॉर्क लाने के लिए सेम रोड पर सेम फोर्स आप कितनी डिस्टेंस पर अप्लाई करो कि आपको नेट टॉर्क सेम मिले। ठीक है, डेफिनेशन देखो, इट इज द पॉइंट एट विच नेट फोर्स इज अज्यूम टू बी एक्टिंग। नेट फोर्स मतलब जितने भी फोर्सेज आपको दिए थे 1 2 3 4 सबका आपने क्या ले लिया, वेक्टर सम ले लिया। सो नेट फोर्स इज अज्यूम टू बी एक्टिंग, देन इट विल प्रोड्यूस सेम इफेक्ट एज अर्लियर। It will produce same effect as earlier. So it will produce same effect of both translational यानी forces भी same आने चाहिए and rotational यानी torque भी same आना चाहिए as produced earlier। तो उस point को हम क्या बोलेंगे, point of application of force। करना क्या है, पहले जो भी सिस्टम दिया उसका आप इंडिविजुअल टॉर्क कैलकुलेट कर लें। इंडिविजुअल टॉर्क कैलकुलेट करने के बाद नेट टॉर्क कैलकुलेट करें कि इतना टॉर्क यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो ये हो गया आपका इनिशियल सिस्टम। अब क्या करना है, जितने भी फोर्सेज दिए गए सभी फोर्सेज का वेक्टर सम अप्लाई करें, वेक्टर सम हो जाएगा। ठीक, अब उस पर्टिकुलर सिंगल एफ नेट को हम किस डिस्टेंस पर अप्लाई करें कि टर्निंग इफेक्ट आपको इनिशियल सिस्टम के इक्वल ही मिले। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस x बनेगा ये आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो जाएगा। कैसे सॉल्व करें, देखिए हमें दिया गया फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम एंड ए। सबसे पहले क्या किया जाए, सबसे पहले गिवन सिस्टम के लिए, इनिशियल सिस्टम के लिए टॉर्क कैलकुलेट किया जाए कि कितना टॉर्क यहाँ पर है। इस सिस्टम को हम बोल देते हैं कि दिस इज इनिशियल सिस्टम जो आपको दिया गया है। ठीक बात। सो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए कैसे सॉल्व करें, 10 मीटर डिस्टेंस पर 20 न्यूटन किधर घुमाएगा, आर क्रॉस एफ ऊपर की ओर मतलब बाहर, प्लस के आएगा। क्या लिखें, टॉर्क 10 into 20 डायरेक्शन प्लस के। ठीक बात, प्लस सेकेंड फोर्स 20 मीटर डिस्टेंस पर है हिंज पॉइंट से, 30 न्यूटन का फोर्स है, फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो जो टॉर्क आपको मिलेगा वो माइनस के इन्वर्ट मिलेगा। क्या लिखा जाए, 20 क्रॉस 30 माइनस के। सो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए कितना रहा, ये मिला आपको 200 के कैप प्लस 600 माइनस के कैप। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए आ गया 400 माइनस के कैप एंड यूनिट न्यूटन इनटू मीटर। तो ये गिवन सिस्टम का टॉर्क आपने कैलकुलेट कर लिया। पहला स्टेप यही है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब हमें क्या देखना है, अब आपको ये देखना है कि नेट फोर्स हम अप्लाई करें और सेम इफेक्ट आना चाहिए। सिंगल फोर्स अप्लाई करने पे सेम इफेक्ट आ जाना चाहिए। तो वापस हमने क्या किया, एक ये रॉड फॉर्म कर लिया। तो ये रॉड आपने यहाँ पे फॉर्म कर लिया, कोई डाउट इसमें नहीं। हिंज पॉइंट आपने कंसीडर कर लिया कि हिंज पॉइंट आपका ये पॉइंट ए ही है। अब एफ नेट कितना, 20 ऊपर 30 नीचे, तो एफ नेट कितना 10 नीचे की ओर। सबसे पहला प्रोसेस है कि एफ नेट कैलकुलेट करें। सो एफ नेट वैक्टर आपको मिलेगा 30 माइनस जे कैप प्लस 20 जे कैप, रिजल्ट 10 माइनस जे कैप। तो ये आ गया एफ नेट। तो हिंज पॉइंट से एफ नेट आपने अप्लाई कर दिया और एफ नेट का वैल्यू आ गया 10 न्यूटन। क्लियर।
सेम टर्निंग इफेक्ट लाने के लिए x कितना रहेगा, मतलब हिंज पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर आप 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें कि टर्निंग एबिलिटी सेम रहे। देखो क्या टॉर्क माइनस के में आ रहा है, r क्रॉस f, डिस्टेंस की डायरेक्शन में पाम, फोर्स की डायरेक्शन में फिंगर्स को रोटेट करो, थंब कौन सी डायरेक्शन में गया, इनवर्ट डायरेक्शन में गया। दोनों का टॉर्क क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्या लिखें, 400 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स। देखिए 4 सेम इफेक्ट्स, क्योंकि डायरेक्शन आपके पास पहले से है इसलिए हम केवल मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहे हैं कि 400 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स। सो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 40 मीटर्स, यानी हिंज पॉइंट से 40 मीटर डिस्टेंस पर अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों ही केसेस में, इनिशियल और फाइनल, दोनों ही केसेस की जो टर्निंग एबिलिटी आएगी वो सेम आएगी। मतलब जो टॉर्क आपको मिल रहा है, रोटेशनल इफेक्ट एंड ट्रांसलेशनल इफेक्ट, बोथ आर सेम। ठीक है, वो इनिशियल एंड फाइनल दोनों केसेस में सेम ही मिलेंगे। क्लियर? तो पहले आपने क्या किया, नेट टॉर्क कैलकुलेट किया, फिर नेट फोर्स कैलकुलेट किया। अब इस फोर्स को आप हिंज पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर अप्लाई करें कि सेम इफेक्ट आपको मिले, तो दोनों के टॉर्क के मैग्नीट्यूड को आपने कंपेयर कर दिया। डायरेक्शन का ध्यान रखना, क्योंकि 10 न्यूटन आप ऊपर भी तो लगा सकते थे, नीचे ही क्यों लगाया, क्योंकि टॉर्क इनिशियल केस में कौन सी डायरेक्शन का है, माइनस के। माइनस के का मतलब अंगूठा किधर आना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। अंगूठा अंदर जाएगा, इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड होनी चाहिए। आई बात समझ? देखें नेक्स्ट, अगेन हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जो सेम क्वेश्चन था वही अभी भी कैलकुलेट करना है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम ए, यानी हिंज पॉइंट से हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर? प्रोसेस क्या है, सबसे पहले नेट टॉर्क सॉल्व करें कि गिवन सिस्टम के लिए टॉर्क हमें कितना मिलेगा। सो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, फर्स्ट फोर्स 15 मीटर पर 10 न्यूटन, डायरेक्शन किधर रहेगा, देखो फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन प्लस के में, क्या लिखे 15 इंटू 10 प्लस के। सेकेंड फोर्स कितने न्यूटन का, 20 न्यूटन का, कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड, और ए पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 15 प्लस 15 30, क्या लिखा जाए 30 मल्टीप्लाई बाई 20, डायरेक्शन माइनस के कैप। थर्ड फोर्स कितने न्यूटन का, 20 न्यूटन का, कितनी डिस्टेंस पे, 15 15 15 45, तो प्लस 45 मल्टीप्लाई बाई 20 एंड डायरेक्शन के कैप। फोर्थ फोर्स 60 मीटर पर है, 10 न्यूटन का है, लेकिन लेंथ मतलब आर और एफ दोनों कैसे, पैरेलल, सेम लाइन के अलोंग है, तो कितना मिलेगा लास्ट वाले फोर्स का, 0। क्यों मिलेगा, ये जो फोर्स है इसका ध्यान रखना, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस सेम आ रही है, पैरेलल। थीटा कितना, 0। क्या टॉर्क मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक बात, कैलकुलेट किया। सो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू, क्या लिखें 150 प्लस 50 इंटू 45 इंटू 20 900, कौन सी डायरेक्शन में, के कैप में, प्लस 600 इन विच डायरेक्शन, माइनस के कैप। दोनों को सम किया, सम करने पे वैल्यू 1050 एंड 600, क्या लिखा जाए 450। तो ये आ गया आपका टॉर्क। क्लियर? अब क्या चाहिए आपको, अब हमें चाहिए सेम ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इफेक्ट, सेम ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इफेक्ट। तो ए पॉइंट से हम कितनी डिस्टेंस पर नेट फोर्स अप्लाई करें। अब फोर्स देखो अब कौन कौन सा काम में आएगा, ऊपर फोर्स 10 20 30 ऊपर की ओर, 20 नीचे की ओर। क्या ये फोर्स काम में आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसने कोई भी टर्निंग प्रोवाइड नहीं करी है। तो एफ नेट कितना मिला, सबसे पहले आपने एफ नेट कैलकुलेट किया, एफ नेट रहा 30 जे कैप माइनस 20 जे कैप,
सो फोर्स आ गया 10 जे कैप। जे कैप कौन सा डायरेक्शन होता है? जे कैप डायरेक्शन होता है अपवर्ड, ऊपर की तरफ। यानी यहां पर आपने एक एफ नेट अप्लाई कर दिया, कितने मैग्नीट्यूड का? 10 न्यूटन का। टर्निंग एबिलिटी देखो किधर आनी चाहिए? के में आनी चाहिए। तो जिस दर फोर्स ज़्यादा है, एफ नेट आ रहा है, उसी डायरेक्शन में टर्निंग एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक। और ये डिस्टेंस कितना रहेगा? ये अननोन डिस्टेंस है x, जो आपको कैलकुलेट करना है। तो फोर्स सेम इफेक्ट्स क्या होना चाहिए? 450 इज इक्वल टू 10x। फॉर सेम इफेक्ट्स 450 इनिशियल और फाइनल दोनों केसेस में टॉर्क सेम आना चाहिए 10x। सो वैल्यू ऑफ x इज 45 मीटर्स। सो आपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैलकुलेट कर लिया। नोट करें। नेक्स्ट देखें, हमें एक डायग्राम गिवन है कि एक स्क्वायर है, साइड 2D एंड 2D, ठीक बात। एंड स्क्वायर के वर्टेक्स पर कुछ फोर्सेज अप्लाई हैं, 2F, F एंड F। ये वाला जो फोर्स है F वो 37 डिग्री पर है। और O पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है। पॉइंट O के अबाउट हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है, ठीक बात। तो सभी फोर्सेस का हमें इंडिविजुअल इफेक्ट देखना पड़ेगा, बिकॉज टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो सभी फोर्सेस जो भी टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। ध्यान दें, अब इन फोर्सेस को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले उस पर ध्यान दें। जैसे ये जो फोर्स है ये तो आपको सीधे प्लस वाई में दिए हुए हैं, लेकिन ये जो फोर्स आ रहा है ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सबसे पहले आपको इसके कोऑर्डिनेट्स, इस फोर्स के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। देखें क्या कंपोनेंट मिलेगा? F cos 37। इधर कंपोनेंट क्या रहेगा? F sin 37। कोई डाउट? ठीक बात। अब O पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है। टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय फोर्स ये रिक्वायर्ड है, ठीक बात। पॉइंट हमने कंसीडर किया कि दिस इज पॉइंट O, ठीक। समझना है यहाँ पे ध्यान से कि 2F फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? वो ये है। 2F फोर्स के लिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये बनेगा, और इस लाइन का O पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? मिनिमम डिस्टेंस कितना है? टोटल अगर 2D है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना मिलेगा? D मिलेगा। यानी आप यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं कि एक D डिस्टेंस पर 2F फोर्स अप्लाइड है। D डिस्टेंस पर 2F फोर्स अप्लाइड है। सिमिलरली अगर मैं इस F को कंसीडर करता हूं तो इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है। और इस लाइन का O से अगेन मिनिमम डिस्टेंस कितना? वो D ही बनेगा, क्योंकि टोटल 2D है, ये सेंटर है। तो आप रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पे भी D डिस्टेंस पर एक फोर्स आपने अप्लाई कर दिया जिसका मैग्नीट्यूड है F। क्लियर? नाउ अब इस F sin 37 को देखें। F sin 37 को हम 3/5 F भी लिख सकते हैं, ठीक। इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? ये रहा, ये इसी लाइन के अलोंग है। तो इस लाइन का O पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस कितना? D। क्या बना सकते हैं कि इसी D पर एक फोर्स नीचे की तरफ भी है जिसका वैल्यू है 3/5 F। कोई डाउट? कौन सा फोर्स बचा? F cos 37, ठीक है। अब F cos 37 ध्यान से देखना, किस लाइन के अलोंग? इस लाइन के अलोंग। तो इस लाइन का O पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? मिनिमम डिस्टेंस रहेगा D, क्योंकि अगेन ये 2D है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन आएगा वो D आएगा। तो D डिस्टेंस नीचे एक फोर्स आपने अप्लाई किया है with magnitude cos 37 4/5 with magnitude 4/5 F, ठीक बात। तो जो चार फोर्सेज हैं, जो तीन फोर्सेज थे, एक फोर्स के दो कंपोनेंट आपने करे, मतलब आपके पास चार फोर्सेज है। अब इन चारों फोर्स का नेट टॉर्क आप देख लें, वही आपका आंसर बनेगा। सो दिस इज योर पॉइंट O। सो टॉर्क अबाउट पॉइंट O, ध्यान से समझते हुए फर्स्ट हम 2F को कंसीडर करें तो R क्रॉस F ऊपर की ओर है ना, तो टॉर्क किधर मिलेगा? -K में, क्योंकि D इधर
फोर्स ऊपर, फोर्स की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल किया, थंब अंदर की ओर, माइनस के, क्या लिखे 2FD डायरेक्शन माइनस के, प्लस सेकंड कंसीडर करें ये D F पर है ऊपर की ओर, कितना DF प्लस K कैप, क्लियर। नाउ 3/5F, D की डायरेक्शन में पाम, फोर्स की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल किया, थंब आया इन्वर्ट, माइनस के में वैल्यू 3/5FD माइनस के, प्लस अब ये 4/5FD, देखो डी की डायरेक्शन में फिंगर्स पाम ऐसे, फोर्स की डायरेक्शन में कर्ल किया इन्वर्ट, यानी यहां जो टॉर्क होगा वो भी आपको क्लॉकवाइज रोटेशन यानी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, और क्लॉकवाइज टॉर्क आपका नेगेटिव कंसीडर होगा, तो यहां वैल्यू बनेगा 4/5FD डायरेक्शन माइनस के कैप। सो नेट टॉर्क इज इक्वल टू, ध्यान से देखें 2FD, 3/2FD, 3/5FD और 4/5FD, तो ये सब का डायरेक्शन है माइनस के कैप, ये एक साथ ऐड हो जाएंगे, क्या लिखा जाए 2FD, 3/5FD, 4/5FD in direction minus k cap plus FD in direction plus k cap। सबका सम करें, 5 यहाँ पर एलसीएम मिलेगा तो 10, 10, 3, 4, 17, 17/5 FD माइनस FD माइनस के कैप। आई बात समझ, क्योंकि 17/5 मतलब 3.4, 3.4 इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पर है 17/5 FD और प्लस के में FD, तो जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा माइनस के में मिलना चाहिए। सॉल्व करेंगे वैल्यू कितना रहेगा 12/5 FD इन डायरेक्शन माइनस के कैप। सो नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट O हमने कैलकुलेट कर लिया। जितने भी फोर्सेस दिए गए हैं सभी फोर्सेस का ओरिजिन यानी O पॉइंट के अबाउट आपने टॉर्क कैलकुलेट किया, इंडिविजुअल टॉर्क किया, बाद में सबका वेक्टर सम परफॉर्म कर दिया। नेक्स्ट, a particle of mass m is released from point P at x is equal to x naught, यानी मैं यहाँ पे नंबर लाइन कंसीडर करना पड़ेगा, ये ओरिजिन 0,0 एंड यहाँ पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं x is equal to x naught। इस पर्टिकुलर x is equal to x naught पर एक पॉइंट या एक पार्टिकल प्लेस्ड है जिसका मास कितना है m है, ये यहाँ तक दिया गया। सो ए पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट P। रिलीज का मतलब इस पर्टिकुलर केस में इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 है, रिलीज किया है मतलब 0 से रिलीज किया है एट x इज इक्वल टू x नॉट एंड फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इस पार्टिकल का जो मोशन रहेगा ऑब्वियस बात है कि ग्रेविटी के कारण ये किधर गिरेगा, नीचे की ओर गिरेगा, तो वर्टिकली डाउनवर्ड ये फॉल कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से फॉल करेगा। सो फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट अबाउट ओरिजिन। ध्यान दें, फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी भी इंस्टेंट पर इस पार्टिकल पे टॉर्क कितना लग रहा है ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक बात। टॉर्क हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टॉर्क कैलकुलेट किया जाता है R परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाई F से, ऐसे सॉल्व करते हैं। मुझे बात बताओ कि अगर ये पार्टिकल वर्टिकली फॉल कर रहा है तो हमेशा वो इसी लाइन के अलोंग फॉल करेगा ना, ऐसे जाता जाएगा इसी डायरेक्शन में। इस m के कारण ग्रेविटी के कारण वेट कितना आएगा, वेट आएगा mg, यानी फोर्स का वैल्यू तो आ गया mg। अब आप किसी भी इंस्टेंट पर हो, मानो हमने कंसीडर किया कि t टाइम आफ्टर ये जो पार्टिकल है वो यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो पोजीशन वेक्टर जो आप बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से बनाएंगे, लेकिन दोनों के बीच का जो ये तो पोजीशन वेक्टर आया, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हम बात करते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा x नॉट ही रहेगा, ऐसा क्यों?
पार्टिकल फॉल कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, फोर्स कितना, फोर्स आया ग्रेविटी के कारण कितना रहा, mg रहा, तो फोर्स का वैल्यू तो आ गया mg। ठीक बात, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कितना रहेगा, x0, बिकॉज ये वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है। आई बात समझ? तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो रहेगा x0 और फोर्स का वैल्यू रहेगा mg। तो कितना टॉर्क हमें मिला, टॉर्क रहा x0 mg। ये इसका आंसर है। यानी भाई बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से चलना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय फोर्स, आंसर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, a particle of mass m is projected with speed u at an angle theta with horizontal. Find torque of weight of particle when particle is at number 1 maximum height during projectile and second reaches at ground. समझे बात? देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है। तो पार्टिकल को अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से बनेगा, ये इसका प्रोजेक्टाइल बन गया। ठीक बात, कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया, यू से प्रोजेक्ट किया, कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया, थीटा पे प्रोजेक्ट, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक, किसको प्रोजेक्ट किया, एम मास के एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया। क्या कैलकुलेट करना है, टॉर्क कैलकुलेट करना है अबाउट ओरिजिन। कब, व्हेन पार्टिकल इज एट मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट पर, यानी यहां पर पार्टिकल है, बताओ एमजी का इफेक्ट किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से यहां तक का मिनिमम डिस्टेंस कितना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ। यानी मैक्सिमम हाइट पर जो सेपरेशन बनता है हॉरिजॉन्टल में, वो रेंज के हाफ के इक्वल होता है। ये बात समझ में आई? तो फर्स्ट केस में टॉर्क कितना लगेगा, सो टॉर्क इन फर्स्ट केस कितना लगा, आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ। सो आर परपेंडिकुलर तो है r/2 यानी रेंज का हाफ, एंड फोर्स रहेगा mg। रेंज का फॉर्मूला क्या बनता है प्रोजेक्टाइल में, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यूज कर लो, पुट कर दो, क्या लिखे, u स्क्वायर mg साइन 2 थीटा बाय 2g, g और g कैंसिल आउट। आई बात समझ? ठीक। सेकेंड केस में पूछा गया कैलकुलेट टॉर्क ऑफ वेट ऑफ पार्टिकल व्हेन पार्टिकल रीचेस एट ग्राउंड। पार्टिकल ग्राउंड पे कब रीच करेगा, पूरा प्रोजेक्टाइल कंप्लीट करने के बाद, कितने डिस्टेंस पर, आर पर। कितना टॉर्क लिखें, तो टॉर्क यहां पे बनेगा mgr और r के प्लेस पर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g मल्टीप्लाई बाय mg। अगेन आप g एंड g को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है, या तो आप r के कंपोनेंट करो या फोर्स के कंपोनेंट करो। r f के परपेंडिकुलर कर दिया जाए या f को r के परपेंडिकुलर कर दिया जाए और टॉर्क हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट करें।